नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सोर्स एंड स्कूल ऑफ द मुस्लिम लॉ कि मुस्लिम लॉ जो है उसकी सोर्स क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मुस्लिम लॉ के सोर्स को हमने दो भागों में बांटा। पहला एंशेंट सोर्स और दूसरा मॉडर्न सोर्स। इसको दो भागों में हमने बांटा। ठीक है, एंशेंट सोर्स के क्या क्या पार्ट है वो देख लेते हैं। आप इसको प्राइमरी सोर्स भी कह सकते हो। तो इसको चार भागों में हमने इसको बांटा है। सबसे पहला आता है कुरान। तो मुस्लिम लोग का सबसे पहला सोर्स है कुरान, और कुरान का मतलब है टू बी रिसाइटेड। क्या मतलब है टू बी रिसाइटेड? तो इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इस्लामिक लॉ। सॉरी, it is believed that these are the direct words of the God revealed to the Muhammad through the angel Gabriel in Mecca and Medina। ये डायरेक्ट कहे गए वर्ड है जो प्रॉफिट मोहम्मद को कहे गए थे। किसके थ्रू? एंजल ग्रेबेल के थ्रू। कहाँ पे कहे गए थे? मक्का मदीना में। अब इस लाइन को आप अपने जैसी लैंग्वेज में लिखना चाहो लिख सकते हो। सिंपल सी बात वही जो इंडिया में श्रुति है कि डायरेक्ट गॉड के वर्ड थे और जो मोहम्मद साहब ने सुने, और कहाँ पे? मक्का मदीना में। ठीक है, आप कॉपी पेन लीजिए, स्क्रीनशॉट ले और इसका राइट डाउन कर ले। अगर सोर्स एंड स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ पे क्वेश्चन आता है तो 90% आपका ये कवर कर देगा। ठीक है, चाहे वो जुडिशरी में हो, LLB हो, LLM हो। ठीक है, और डीपली जानना चाहो आप दूसरी चीज़ों का सहारा ले सकते हो। तो दिस सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन द मोरल, फिलोसफिकल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो मुस्लिम jurists agree that the Quran is not totally a legal code. Rather, its purpose is to lay down a way of life which regulate man's relationship with other and God। तो कह रहे कि टोटली कंप्लीटली लीगल कोड आप नहीं कह सकते ना कुरान को, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे कुरान साइलेंट है। तो वहाँ पे अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन ना करें। कुरान एक जो ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, वो आपको बताता है। वो रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। किसी दूसरे इंसान से, पत्नी से, पति से क्या रिलेशन होगा, भगवान से कैसा रिलेशन हो, वो चीज़ को रेगुलेट करता है, उस चीज़ के बारे में बताता है। जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जाती है तो जो प्राइमरी जो सोर्स है, जो एंशेंट जो सोर्स है, वो बहुत सी चीज़ों पे साइलेंट है, बहुत सा स्कोप उनमें दिखता है, लेकुना आप उसको कह सकते हैं। देखो मैंने बताया कुरान, उसके बाद में सुन्ना इनका दूसरा। सुन्ना का मतलब क्या है? लिटरली मीनिंग है द ट्रोडन पाथ। ठीक है, भगवान का पाथ, ए प्रोसीजर, ए वे ऑफ एक्शन। It is applied principle of the Islam embodied in the Holy Quran. Important source of the Sunnah and Hadith. Both Sunnah and Hadith are used interchangeably in the law books where both are different. कहीं कहते कि सेम है, कहीं डिफरेंट है। ठीक है, तो सुन्ना इज द रूल ऑफ लॉ डिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट। जो मोहम्मद प्रॉफिट का जो बिहेवियर था, जो जो चीज़ें उन्होंने की, उन सब चीज़ों को लिखा गया, वही बन गया आपका सुन्ना। तो स्टडी ऑफ हदीस डेवलप्ड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सुन्ना थ्रू द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, मज़हब और ट्रेडिशन कैन नॉट रिपील द कुरानिक टेक्स्ट बट कैन एक्सप्लेन इट। नो ट्रेडिशन कैन बी रिसीव्ड विच इज द कंट्रारी टू द कुरान। ठीक है, आप सुना का स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद इज्मा आता है। तो इज्मा मीन्स व्यू पॉइंट ऑफ द लर्न। क्या आपने सीखा? व्हेन पर्सन नो अबाउट द लॉ एंड वुड एग्री ऑन ए पॉइंट, such concerned opinion was referred to as ijma। So ijma is the harmonious decision of the jurist for a particular question with the reference of the age and communal legislation। So it is through the tradition of the prophet and ijma drives the validity and authority of the source of law। ठीक है, इज्मा के टाइप्स दिए गए। इज्मा ऑफ द कंपनी, इज्मा ऑफ द पीपल, इज्मा ऑफ जूरिस्ट। कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखा गया, ग्रहण किया गया, कंपनी से, सोसाइटी से, पीपल से, जूरिस्ट से, किसने किसको इसको कितना कितना बताया, क्या क्या अमेंडमेंट किया गया, इसमें क्या सॉल्यूशन हो, ये सब
क्या से एक अरेबिक वर्ड है जिसमें का नाम है एनालॉजी मेजरमेंट। हमने एनालिसिस किया एनालिसिस के बेस पे क्या चीज़ें नॉन थी, क्या नॉन थी, और इसको कब इसके बेस पे न्यू लॉ क्रिएट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, इसके प्रिंसिपल क्या, सरकमस्टांसिस क्या है, और जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या है। तो ये सब इसमें आपके आते हैं। तो कियास का आप देख लें। उसके बाद में कस्टम है। कस्टम सेम सभी लॉ का कस्टम सोर्स है वो का ही है। कस्टम इमोरल नहीं होना, क्या क्या चीज़ें कस्टम में नहीं होनी चाहिए। तो कस्टम एक प्रैक्टिस है, एक प्रथा है जो काफ़ी समय से फॉलो करते आ रहे हैं आप, उसको बिना किसी इंटरप्रिटेशन के और कंटिन्यू अगर वो लंबे समय से आ रहा है तो वो फिर आपका कस्टम हो जाता है। और इसको हम ये क्या बोलते हैं, इसको उर्फ और तामुल बोलते हैं अरबिक लैंग्वेज में, है ना। मुस्लिम जो उर्दू लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं उसमें हम इसको उर्फ और तामुल बोलते हैं कस्टम को, ठीक है। तो ये फॉर्मल सोर्स है। व्हेन रूल ऑफ लॉ इज़ नॉट प्रेजेंट इन द टेक्स्ट, तो कई बार रूल ऑफ लॉ जो है वो आपको कुरान क्या कहता है, बहुत सी चीज़ जब साइलेंट होता है तो आप कस्टम को देखते हो कि क्या प्रथा चली आ रही है, लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, लोगों को बिहेवियर क्या था पर्टिकुलर पॉइंट पे, और किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो वो चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कस्टम वर अबोलिश्ड बाय द शरीयत एक्ट। शरीयत एक्ट आपका 1937 में जो आया तो उसने मोस्ट ऑफ द कस्टम्स को अबोलिश कर दिया था, हटा दिया था। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे ना, तो इनहेरिटेंस ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, वर्क मेंटेनेंस, इन सब पे जो भी कस्टम था वो बदल गया। अब मॉडर्न सोर्स की मैं बात करता हूँ। मॉडर्न सोर्स अभी उसके सेम से ही होते हैं। तो हिंदू लोग का भी सेम वही है। तो इसका वही इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस के बेस पे। तो बिल्कुल जब भी साइलेंट होता है और जब भी ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जाती है और बहुत से स्कोप रह जाते हैं, बहुत से चीज़ों पे साइलेंट आपका रहता है, तो मॉडर्न सोर्स में हम देखते हैं इक्विटी और जस्टिस, गुड कंसाइंस के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं कोर्ट में। और तो मुस्लिम लॉ इज नॉट एक्सेप्शन फॉर दिस। फॉर इंस्टेंस इस्तिहान ऑफ द हनफी स्कूल एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ द मैसिली होल मुर्सला ऑफ मलिक, तो केसेस विच हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन द कोर्ट हैज एक्ट अकॉर्डिंग टू द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। प्रेसिडेंट, उसके बाद में कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिए हैं। प्रेसिडेंट वही होता है कि डिसीजन आज से पहले क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी कोर्ट्स के लिए बाउंड है। हाई कोर्ट का डिसीजन सब सेशन लोअर कोर्ट्स के लिए है। तो सुपीरियर कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो लोअर कोर्ट पे बाउंड होता है, उसी को आप प्रेसिडेंट कहते हैं, जिसके आप रेफरेंस देते हैं। तो फतवा है उसको आप कई बात है कि फतवा जारी कर देते। तो फतवा बिलोंग्स टू अप्रोच दिस डॉक्ट्रिन ऑफ द मुस्लिम लॉ विच हैव द हैगिनेटेड फोर्स। तो फतवा में कई बार होता है कि फतवा को माना भी जाता है, कई बार नहीं भी माना जाता। कब माना जाता है कब नहीं, ये आप इसमें देख सकते हैं। तो लेजिस्लेशन की बात करूँ तो लेजिस्लेशन बिल्कुल पार्लियामेंट ने अभी तक क्या क्या एक्ट बनाए तो आप इसमें देख लीजिए। पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेशन ने क्या क्या किया। तो जुडिशियल इंटरवेंशन के तहत क्या क्या किया। डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट बनाया, द कैस्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट बनाया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बनाया। ये सब सोर्सेज जो मुस्लिम लॉ पे बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, आप उसको बोलते हैं लेजिस्लेशन। तो ठीक है, तो आपके सोर्स होते हैं कंप्लीट। अब स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ स्टार्ट होता है। तो स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ में आप सीधा जाइए, सीधा स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें और आप इसको राइट डाउन कर लें। तो डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इन 632। तो 632 ईस्वी में मोहम्मद प्रॉफिट की डेथ हो जाती है। 2 सेक्शन में बंटते हैं, उनके जो फॉलोअर होते हैं इस्लाम में वो 2 सेक्शन बढ़ते हैं, एक में शिया एक सुन्नी। और सुन्नी लोग हैं, अब शिया है, सबकी कस्टम प्रथाएँ अलग अलग चीज़ें हैं। तो सुन्नी को मुस्लिम लॉ में हमने 4 स्कूलों में किया डिवाइड। एक किया सबसे पहले हनफी। तो हनफी क्या थे इसमें देखें, तो जो हनफी है अर्ली इट वाज नोन एज द कुफा स्कूल। ये हनफी को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, जो है वो नोट्स में कंप्लीट लिखा हुआ है। उसके बाद मलिकी स्कूल है, इसको देख ले। उसके बाद सैफ़ी स्कूल है आपका, फिर है हनबली स्कूल है, फिर सिया में कुछ स्कूल आते हैं। तो सिया में भी 3 स्कूल आते हैं, अदर स्कूल्स भी है। तो सिया में इतना सारी स्कूल है आपका, फिर इस्लामिया स्कूल है, जैदिब स्कूल है, फिर आपका अदर स्कूल है। तो ये आपका आता है स्कूल ऑफ द मुस्लिम लॉ।